चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009497583। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रशीद अंसारी सिवान पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस के मौके पर सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शहर के शेख मोहल्ला स्थित पवित्र स्थल 11वीं मस्जिद के अहाते में कायम हजरत मखदूम साहब के मजार शरीफ पर फूलों की चादर पोसी कर देश में कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप खत्म हो, पीएम नरेंद्र मोदी दीर्घायु हो, इसके लिए दुआ किया गया। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रशीद अंसारी, राष्ट्रीय महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा के एसएम अकरम एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री अब्दुल रहमान साहब तथा बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब तुफैल कादरी मौजूद रहे। इसके बाद भाजपा नेता सैयद माज अरफी के आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बिहार चुनाव को लेकर के 3 दिवसीय यात्रा पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अब्दुल रशीद अंसारी साहब, राष्ट्रीय महामंत्री जनाब एसएम अकरम साहब, राष्ट्रीय महामंत्री अब्दुल रहमान साहब और हमारे प्रदेश के हरदिल अजीज़ अध्यक्ष जनाब तुफैल कादरी साहब, प्रदेश के महामंत्री साकिब रहमानी साहब, प्रदेश के महामंत्री नौशाद आलम साहब और सिवान ज़िला के आदरणीय ज़िला अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी और सिवान ज़िला के अल्पसंख्यक मोर्चा के ज़िला अध्यक्ष शहजाद सिद्दीकी साहब के अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये सिवान विधानसभा के 8वें में कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और आज सिवान के सबसे धार्मिक स्थल 11वीं मस्जिद के पास उनके मखदूम साहब के मज़ार पे चादरपोशी की शुरुआत करके कार्यक्रम का आगाज़ किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री हम लोगों के मसीहा भाई श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के लिए हम लोग उनकी लंबी आयु के लिए और भारत की तरक्की के लिए और कोरोना वायरस महामारी के ख़ात्मे के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में और सिवान ज़िला के भाजपा के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हम लोगों ने चादरपोशी का किया है। अब हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय नेता देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन पर अनेकों कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी का हिस्सा आज सिवान में इस कार्यक्रम से हमने शुरू किया है। बिहार में दुनिया भर में उनके नेताओं के जन्मदिन तो ज़रूर मनाए जाते हैं, मगर सिर्फ इस तरह से कि उनको फूल माला पहना दी, केक काट दिया, बुके दे दिया। हमारे देश की खुशनसीबी है कि आज हमें एक ऐसा नेता का मार्गदर्शन मिला है कि जिसने अपनी सादगी की एक नई मिसाल देशवासियों के सामने पेश की है। उन्होंने अपना जन्मदिन कभी सरहदी इलाकों में फौजी भाइयों के साथ और कभी किसी गांव में इस तरह से मनाया है कि बस वहाँ जाके सेवा की है। उन्होंने और कोई इच्छा नहीं की। तो आज जब 70 साल की उम्र, 70वां जन्मदिन उनका हो रहा है, तो उस जन्मदिन को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह पिछले 6 साल से हम लोग करते आ रहे हैं, इस बार भी उस जन्मदिन को सेवा सप्ताह के तौर पर मनाने का फैसला किया। और उसी के नाते हर ज़िले में, हर मंडल में, हर प्रदेश में इस तरह के बड़े और छोटे सभी कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु के लिए दुआएं की जा रही हैं। साथ में जो उनका पैगाम है देश को तरक्की देने का, आत्मनिर्भर भारत
के माध्यम से पूरे देश को आगे बढ़ाने का, विशेषकर पूरब के राज्य जो पिछड़े हुए थे उन सब की तरक्की का, अभी आपने 2 रोज़ पहले ही देखा माननीय प्रधानमंत्री ने 900 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट बिहार के लिए शुरू किए हैं। वो सिर्फ उस सोच की बात है कि जिस सोच के अंतर्गत वो इन बिछड़े हुए इलाकों को तरक्की देना चाहते हैं, यहाँ रोज़गार के नए मौके पैदा करना चाहते हैं। बात की जाए तो देखा जाता है कि बिहार में सिवान औद्योगिक क्षेत्र में माना जाता था, मगर आज सारी मिलें बंद पड़ी है, इसके लेके क्या काम रहेगा? देखिए, एक एक करके सबकी चिंता की जा रही है और जिन क्षेत्रों की चिंता कम हुई है, जब आप जैसे लोग और समाज में काम करने वाले लोग उन विषयों को भी उठाएंगे तो ये वो सरकार है। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखता हूँ जीएसटी की। जीएसटी जिस दिन लागू किया है उसके बाद से आपने महसूस किया इतनी सारी अमेंडमेंट क्यों हुई है? सिर्फ जनता की ज़रूरत को देखते हुए, जनता की आवाज़, वहाँ के व्यापारियों की आवाज़, वहाँ की इंडस्ट्री की आवाज़, वहाँ के किसानों की आवाज़, सभी वर्गों की जो आवाज़ आती रही, उस पर विचार करके काउंसिल ने तय किया और उसके अंदर अमेंडमेंट लाए। तो निश्चित तौर पर जिन चीज़ों में अभी कम ध्यान दिया हो, मान लेते हैं हम, उन पर भी पूरा ध्यान जाएगा, उनकी भी पूरी तरह चिंता की जाएगी। जीडीपी और बेरोजगारी का ग्राफ काफ़ी गिर गया है, आखिर क्या रहेगा? देखिए, एक बड़ी महामारी से आप लड़ रहे थे तो निश्चित तौर पर अगर आपके घर का एक आदमी बीमार हो जाता है तो परिवार से एक आदमी खाना लेके जाता है, तो एक नाश्ता लेके जाता है, एक फल लेके जाता है, अलग अलग समय पर अलग अलग लोग जाते हैं, तो उनके कारोबार पे असर पड़ जाता है। ऑटो का किराया भी खर्च करेंगे, दवाइयों पर भी खर्च करेंगे, कभी किसी ने किया कभी किसी ने किया। जब इतने छोटे से संकट में इतने खर्च हो जाते हैं तो पूरे देश के अंदर जब लाखों लोग इस महामारी का शिकार हुए तो निश्चित तौर पर सरकार और सरकार के कर्मचारी और अफसर जो हैं उनका भी ज़्यादा ध्यान उस तरफ चला जाता है। और इसी का दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से कुछ इंडस्ट्री का काम बंद होता है, कुछ व्यापार का काम बंद होता है, तो जीडीपी तो नीचे आएगी। मगर आप देख रहे हैं कि जिस दिन से अनलॉक 1 शुरू हुआ, आज हम अनलॉक 4 में हैं, कितनी ढील हो गई है, कितने कारोबारों पे फ़र्क पड़ दिया है कि जीएसटी की रिकवरी पिछले 3 महीनों में अगर हम कहें तो 60% से बढ़ते बढ़ते आज 90 को छू रही है। ये इस बात की दलील है कि गाड़ी पटरी पर आ रही है। अब विकास की बात करते हैं। एक विषय इनका रह गया बेरोज़गारी का। जब इतने दिन इंडस्ट्री बंद रहेगी तो बेरोज़गारी तो होनी है, मगर आपने देखा सरकार ने उन बेरोज़गारों की चिंता की, लॉकडाउन के बीच भी की, उनके भोजन के लिए भी, उनके सफ़र के लिए भी किराया दिया, गाड़ियाँ चलाईं, और आज उनके लिए दूसरी योजनाओं के अंतर्गत कुछ फंड भी दिया जा रहा है और इंडस्ट्रीज़ को भी प्रोत्साहन किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं। अभी परसों मैंने अपनी कंफर्मेशन देखने के लिए जब नेट खोला, देखा, तो मुझे पता लगा कि बिहार से दिल्ली या किसी बड़े शहर जाने वाली गाड़ियों में टिकट की अवेलेबिलिटी 15 अक्टूबर के बाद की है और इधर आने वालों की अवेलेबिलिटी 3 दिन बाद की है। ये इस बात की दलील है कि लोग अपने रोज़गार के लिए जा रहे हैं। ये ग्राफ जो बेरोज़गारी का गिरा है धीरे धीरे बढ़ रहा है और आप अगले 2-3 महीने में देखेंगे। और ये विषय खाली अपने देश का नहीं है, अमेरिका जैसे देश का भी है, ब्रिटेन और फ्रांस का भी है विषय। आप कुछ कह रहे हैं? अब बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने तो अपने हाथ खड़ा कर दिया कि सरकारी नौकरियों में, चाहे बैंकिंग क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अब रोजगार नहीं मिलेगा, हमारे पास कुछ नहीं है। तो सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं नौकरियों के मामले में। आपने सही विषय उठाया कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। सरकार धोखा नहीं देना चाहती। सरकार जब स्किल डेवलपमेंट की योजना लाई थी
तो सरकार ने उस वक्त भी ये बात कही थी कि हम आपको रोज़गार देने वाला बनाना चाहते हैं, रोज़गार के लिए झोली फैलाने वाला नहीं बनाना चाहते। आज जब लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में इस सोशल स्कीम का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो प्राइवेट तौर पर अपना रोज़गार देखेंगे। उनके रोज़गार के लिए लोन की योजनाएं हैं सरकार की तरफ से। जो आदमी अपना रोज़गार ढूंढता था, अपने लिए नौकरी ढूंढता था, आगे वो नौकरियां देगा, 2 आदमी को दे, 4 आदमियों को दे, वो देगा। कुछ लोग स्टार्टअप करके एक नया तजर्बा दे चुके हैं देश को, और उसके बाद लोगों का विश्वास स्टार्टअप में बढ़ गया। हमारा नौजवान उस लाइन में जा रहा है। हमारा नौजवान अपने स्वयं रोज़गार के लिए खड़ा है। आप देखिए, पटरी पर काम करने वाले और छोटे छोटे दुकानदार और छोटे छोटे रेहड़ी पे काम करने वाले लोगों तक की चिंता इस सरकार ने अपनी योजना में की है कि 10,000 करोड़ रुपए के लोन उन लोगों को दिए जा रहे हैं। किस लिए? कि अपने रोज़गार से जुड़ जाइए, मत देखिए सरकार की तरफ कि सरकार के पास नौकरी निकले।